हाल ही की कुछ प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजे उठाकर देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बिल्कुल, कई बार तो बस एक शब्द के हेरफेर से ही पूरा का पूरा सवाल बदल जाता है। हाँ, और हजारों छात्रों का सिलेक्शन उसी एक शब्द पर अटक जाता है। मतलब जब हम सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं तो हम उसे बस एक आम नागरिक की तरह पढ़ते हैं। सही कहा। लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा का पेपर सेट कर रहा है उसका नजरिया एकदम अलग होता है। वो उस खबर को सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पढ़ता, वो उसमें से परीक्षार्थियों के लिए एक जाल बुनता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन एकदम यही है। आज हम खबरों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि उस परीक्षक के दिमाग को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे सामने डेली असम ट्रिब्यून के 7 और 8 अप्रैल 2026 के अंक है, और साथ में है एपीएससी और यूपीएससी के वो पुराने सवाल जो इन खबरों की जड़ों से एकदम गहराई से जुड़े हैं। और यही वजह है कि हम एक एक लाइन का विश्लेषण करेंगे। चलिए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर एक सामान्य सी दिखने वाली खबर कैसे एक मुश्किल बहुविकल्पीय प्रश्न, मेरा मतलब है एमसीक्यू, में बदल जाती है। देखिए, ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई ये समझ जाता है कि सवाल असल में बनते कैसे हैं, तो फिर भारी भरकम किताबों के नीचे दबने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो तो है। लोग अपने आप ही प्रासंगिक और गैर प्रासंगिक जानकारी के बीच एक लकीर खींचना सीख जाते हैं। और इसी लकीर या कहें सीमाओं की थीम पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे संविधान और राजनीति की सीमाओं की। 6 अप्रैल 2026 को बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अखबारों की मुख्य सुर्खी बना। बहुत चर्चा हुई थी उस पर। बिल्कुल। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन और 2029 के आम चुनावों तक 33% महिला आरक्षण, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, उसे लागू करने की बात कही गई है। जी। अब अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो हमारा संविधान एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। राजनेता नए नए ऐप्स जैसे यूसीसी या वन नेशन वन इलेक्शन देने का वादा करते हैं। अच्छा, ये काफी रोचक तुलना है ना? लेकिन अगर पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उस नए ऐप को सपोर्ट नहीं करता तो आपको एक सिस्टम अपडेट यानी संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि परीक्षा बनाने वाला कभी भी इस बात पर सवाल नहीं पूछता कि राजनेता ने कौन सा नया ऐप लॉन्च करने का वादा किया है। हाँ, उन्हें बयानों से मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमेशा ये पूछता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी संविधान के किस हिस्से में बदलाव किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही ले लीजिए। जी। अखबारों में तो ये एक राजनीतिक बहस है, लेकिन प्रश्न पत्र में ये सीधा अनुच्छेद 44 बनकर आता है, आर्टिकल 44। हाँ, और ये संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। रुके, यहीं पर एक उलझन है। मुझे लगता है कि जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर इन पारिभाषिक शब्दों में फंस जाते हैं। बिल्कुल फंसते हैं। जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व। एसएससी सीएचएसएल 2024 के उस सवाल को ही ले लीजिए जहां सीधा पूछा गया था कि क्या यूसीसी मौलिक कर्तव्य है। और यही तो परीक्षक का बिछाया हुआ जाल है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द नीति निर्देशक तत्व की जगह मौलिक कर्तव्य रख दिया और पूरा कथन गलत हो गया। मतलब सिर्फ एक शब्द से पूरा जवाब बदल गया। हाँ, इसके पीछे के क्यों को समझना होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य वो है जो इस देश के नागरिकों को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, वो ऐसे लक्ष्य हैं जो राज्य यानी सरकार को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसके लिए सरकार को अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। तो यूसीसी एक राज्य का लक्ष्य है, किसी नागरिक का कर्तव्य नहीं। यह अंतर तो बहुत ही स्पष्ट है। और अगर हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें तो ये भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, 106वां संवैधानिक संशोधन। हाँ, और यूपीएससी 2024 में जब इस पर सवाल आया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये अधिनियम क्या है, बल्कि इसकी वैलिडिटी यानी वैधता पर सीधा प्रहार किया। सच कहूं तो यूपीएससी ने एकदम गहराई में जाकर इसके प्रावधानों को टटोला था। जी। सवाल के कथनों में पूछा गया कि क्या ये अधिनियम 15 साल की अवधि के लिए लागू होगा और क्या इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहले से मौजूद आरक्षण के भीतर ही सब कोटा का प्रावधान है।
और ये दोनों ही बातें तकनीकी रूप से एकदम सही हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए जब भी कोई खबर पढ़ी जाती है तो उसकी राजनीतिक बयानबाजी को हटा देना चाहिए और सिर्फ उसके मैकेनिज्म या काम करने के तरीके को देखना चाहिए। और एक विश्लेषक के तौर पर यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन या किसी भी अन्य नीति के राजनीतिक नफे नुकसान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य सिर्फ मूल स्रोत में छिपे उन संवैधानिक ट्रिप फायर्स को खोजना है जो परीक्षा में फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। एकदम सही। हमारा फोकस पूरी तरह से संवैधानिक मापदंडों पर है। और इसी संवैधानिक ट्रिपवायर का एक और बेहतरीन उदाहरण हाल ही में देखने को मिला था। आप किस खबर की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ राज्यसभा के सभापति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किए जाने की। अरे हाँ, विपक्ष ने उन पर पक्षपात के काफी गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन सभापति ने कहा कि ये आरोप संवैधानिक मर्यादा को पार नहीं करते। जी। अब सवाल यह है कि एक परीक्षार्थी के लिए इस खबर में क्या छिपा है? इसमें संविधान का अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 5 छिपा है। अच्छा। देखिए, परीक्षक को राजनीतिक आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात से मतलब है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग असंभव के बराबर क्यों है। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि सीईसी को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो फिर उसे हटाने का आधार क्या हो सकता है? उसका आधार केवल 2 चीजें हो सकती हैं, साबित कदाचार या अक्षमता। यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ आरोप लगाना या राजनीतिक असहमति होना काफी नहीं है। आपको संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसे साबित करना होगा। हाँ, और उसके बाद ही राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे। यूपीएससी सीडीएस 2022 में ठीक इसी प्रक्रिया को लाइन बाय लाइन पूछा गया था कि चुनाव आयुक्तों को हटाने की शक्ति और प्रक्रिया क्या है। मतलब जब भी संसद में हंगामा हो तो हमारा ध्यान उस हंगामे पर नहीं बल्कि उस रूल बुक पर होना चाहिए जिसे लेकर वो हंगामा हो रहा है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो चलिए, ये तो हुई राजनीतिक और संवैधानिक सीमाओं की बात। अब इन मानव निर्मित सीमाओं से बाहर निकलते हैं और सीधे पृथ्वी की भौतिक सीमाओं की तरफ चलते हैं, जहां प्राकृतिक उथल-पुथल हो रही है। भूगोल का क्षेत्र, जहां सतह के नीचे की हलचल सीधे प्रश्न पत्रों में ज्वालामुखी बनकर फटती है। और अभी हाल ही में पूर्वी जावा प्रांत, जो कि इंडोनेशिया में है, वहां एक असली ज्वालामुखी फटा है, माउंट सेमेरू, जिसे वहां के स्थानीय लोग महामेरू भी कहते हैं। जी। खबर यह है कि राख का गुबार 1100 मीटर ऊपर तक गया और 5 किलोमीटर का एक अलर्ट जोन घोषित करना पड़ा। अब अगर मैं परीक्षा सेट कर रहा हूं तो क्या मैं छात्रों से ये पूछूंगा कि सेमेरू किस तारीख को फटा या राख कितने मीटर ऊपर गई? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा परीक्षक ऐसे रट्टा मारने वाले तथ्य कभी नहीं पूछता। तो फिर वो क्या पूछेगा? वो इसके पीछे का भौगोलिक कारण पूछेगा। वो पूछेगा कि इंडोनेशिया में ही इतने ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, और इसका सीधा सा उत्तर है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हाँ, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार की एक बेल्ट है जहां दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। 75%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, दुनिया के 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है, लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर मेरे मन में ये सवाल आता है कि ये रिंग ऑफ फायर आखिर फायर में क्यों है? मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे का विज्ञान है अभिसरण प्लेट सीमाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। अच्छा। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। जी। रिंग ऑफ फायर असल में वो जगह है जहां प्रशांत महासागर की भारी टेक्टोनिक प्लेटें आसपास की हल्की महाद्वीपीय प्लेटों की नीचे धंस रही हैं, और इस नीचे धंसने की प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। अच्छा, तो जब भारी प्लेट नीचे जाकर पिघलती है तो वो मैग्मा बनती है? बिल्कुल। और वही मैग्मा दबाव के कारण सतह फाड़कर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। एकदम सही पकड़े हैं। और यही कारण है कि एनडीए 2018 के प्रश्न पत्र में सीधा सवाल पूछा गया था। क्या पूछा था? उसमें कथन दिया गया था कि रिंग ऑफ फायर अभिसरण प्लेट सीमा का क्षेत्र है और यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है।
अब जो छात्र सिर्फ ज्वालामुखी का नाम रटकर गए थे वो इस सवाल को हल नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इसके पीछे का मैकेनिज्म ही नहीं पता था। लेकिन एक चुनौती अभी भी है। रिंग ऑफ फायर में इतने सारे देश आते हैं, उन्हें याद कैसे रखा जाए? हमारे स्रोत में से याद करने की एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक दी गई है। हाँ, वो न्यूमोनिक। जी, जरा इसे सुनिए। जापान पैनिक हो गया, मेक्सिको और पेरू भाग के चिली गए, फिर यूएसए और न्यूजीलैंड हिल गए। ये भूगोल को याद करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब इस एक लाइन में पूरी घोड़े की नाल वाली बेल्ट कवर हो जाती है। हाँ, जापान तो है ही, फिर पैनिक से फिलीपींस और इंडोनेशिया। जी, और फिर मेक्सिको, पेरू, चिली और प्रशांत महासागर के दूसरी तरफ यूएसए का पश्चिमी तट और अंत में न्यूजीलैंड। तो अगली बार जब कोई ज्वालामुखी फटे तो हमें बस ये चेक करना है कि वो इस रिंग ऑफ फायर के रूट में है या नहीं। एकदम सही। खैर, पृथ्वी की इन भीतरी परतों को समझने के बाद अब उन सीमाओं की बात करते हैं जो मानव जाति तोड़ना चाहती है। आप अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की गहराइयों में मैं नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की बात कर रहा हूँ। ये तो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इस दशक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है ना? स्रोत के अनुसार ये मिशन अप्रैल 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। जी। अपोलो 13 पृथ्वी से 4,171 किलोमीटर दूर गया था, लेकिन आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री इस रिकॉर्ड को लगभग 6600 किलोमीटर से पीछे छोड़ देंगे। अरे वाह! हाँ, ये मानव इतिहास में सबसे दूर जाने वाली क्रू फ्लाइट होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई। 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद ये पहली बार है जब इंसान चांद की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ एक कैच है। जहां तक मैंने पढ़ा है, आर्टेमिस 2 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा नहीं। हाँ, ये बात सही है। ये सिर्फ एक फ्लाईबाय मिशन है, यानी चांद का चक्कर लगाकर बस वापस आ जाएगा। तो फिर मेरी तरह कोई भी संदेह करने वाला व्यक्ति ये पूछ सकता है कि बिना लैंड किए इतने महंगे मिशन का क्या फायदा? विज्ञान को इससे क्या हासिल होगा? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा का वो हिस्सा देखना है जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। अच्छा, मतलब चांद का वो डार्क साइड। हाँ, जिसे फार साइड भी कहते हैं। विशेष रूप से वे ओरिएंटल बेसिन और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के किनारों का अवलोकन करेंगे। ओहो, तो वो एक तरह से भविष्य के मिशनों के लिए रेकी कर रहे हैं। नहीं ले सकते। आर्टेमिस 2 असल में एक परीक्षण है जो भविष्य के आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4 मिशनों की नींव रख रहा है, जो कि 2027 और 28 में होंगे। जी, जहां इंसान अंततः चंद्रमा की सतह पर दोबारा कदम रखेगा और एक स्थायी बेस बनाएगा। तो अगर मैं एक परीक्षक के नजरिए से सोचूं, तो मैं भविष्य की परीक्षाओं में इन मिशनों के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी पर सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। या फिर सीधे तौर पे ये कि अपोलो 17 के बाद पहला क्रू मिशन कौन सा था? और यही मैच द फॉलोइंग का सबसे अच्छा उदाहरण बन सकता है, जहां एक तरफ मिशन का नाम होगा और दूसरी तरफ उसका मुख्य उद्देश्य। मैच द फॉलोइंग का नाम सुनते हैं मुझे वो हिस्सा याद आ जाता है जो अक्सर परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा डराता है। साहित्य और किताबें। एकदम सही। चलिए, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं। साहित्य और कला की दुनिया में हमारे स्रोत में मौसमी कंदाली की नई किताब कला भीक्षण का जिक्र है। हाँ, जो असम की आधुनिक कला और मुक्तानंद बोरदोलोई जैसे कलाकारों पर आधारित है। मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब मैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखता हूं तो किताबों और लेखकों की सूचियां इतनी लंबी होती हैं कि मुझे लगता है ये तो विशुद्ध रूप से रट्टा मारने वाला काम है। ऐसा लगता तो है। मतलब 500 रैंडम किताबों के नाम और उनके लेखकों को कोई इंसान कैसे याद रख सकता है? अगर आप इसे रैंडम मानकर याद करेंगे तो ये वाकई असंभव है। लेकिन परीक्षार्थी को ये समझना होगा कि परीक्षक किसी भी किताब को बेतरतीब ढंग से नहीं चुनता। तो फिर वो क्या देख के चुनते हैं? वे उन किताबों को चुनते हैं जिन्होंने इतिहास में कोई पैराडाइम शिफ्ट लाया हो या जिन्होंने समाज की किसी स्थापित सीमा को तोड़ा हो। क्या आप इसे स्रोत में दिए गए पुराने सवालों के आधार पर साबित कर सकती हैं? बिल्कुल। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लेकिन इसके साथ अक्सर एक और किताब मैच करने के लिए क्यों दी जाती है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्योंकि दादा भाई नौरोजी की इस किताब ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी थी। वो कैसे? देखिए,
इस किताब से पहले अंग्रेजों का विरोध मुख्य रूप से भावनात्मक था, लेकिन नौरोजी ने अपनी किताब में धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को गणितीय रूप से साबित किया। अच्छा, डेटा के साथ। हाँ, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे अंग्रेज भारत का कच्चा माल ले जाकर उसी से बने महंगे उत्पाद वापस हमें बेचकर हमारी अर्थव्यवस्था का खून चूस रहे हैं। इस किताब ने हमारे इतिहास में एक वैचारिक क्रांति ला दी थी, इसलिए ये बार-बार पूछी जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब परीक्षक उस विचार को टेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ लेखक के नाम को। एकदम सही। और अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, स्रोत में बुद्धचरित जो अश्वघोष ने लिखी है और एक बहुत ही अजीब नाम वाली किताब हस्त्यायुर्वेद का जिक्र है। हस्त्यायुर्वेद कोई सामान्य किताब नहीं है। एपीएससी 2025 के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में ये सीधा सवाल पूछा गया था। अरे वाह। जी, पालकाप्य द्वारा लिखी गई यह किताब पशु चिकित्सा विज्ञान, विशेषकर हाथियों की चिकित्सा पर एक प्राचीन और बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। अच्छा, तो ये किताब सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये पुरानी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये साबित करती है कि प्राचीन भारत में भी एक अत्यंत उन्नत और औपचारिक पशु चिकित्सा विज्ञान मौजूद था। बिल्कुल। ये हमारी उस धारणा को पूरी तरह तोड़ती है कि प्राचीन काल में विज्ञान विकसित नहीं था। एकदम सही कहा आपने, और यही वो पैटर्न है जिसकी मैं बात कर रही थी। अब अगर हम इसी पैटर्न को असम के इतिहास पर लागू करें तो दो किताबें बार बार पीवाईक्यू में आती हैं। कौन सी? पहली है एस.एल. बरुआ द्वारा लिखित प्री अहोम असम, और दूसरी है डॉक्टर बाणीकांत काकती की असमिया, इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ही किताबें तो असमिया पहचान और उसके भाषाई विकास के वैज्ञानिक दस्तावेज हैं। हाँ, और एक और शानदार उदाहरण है निरुपमा बोरगोहेन द्वारा लिखित उपन्यास अग्रगामिनी। एपीएससी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया था कि ये किसके जीवन पर आधारित है। इसका जवाब है चंद्रप्रभा सैक्यानी। हाँ, अब आप सोचिए परीक्षक ने ये सवाल क्यों पूछा। क्यों? क्योंकि चंद्रप्रभा सैक्यानी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो असम में महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी प्रतीक है। जी। उन्होंने उस दौर में पितृसत्तात्मक समाज की सीमाओं को तोड़ा और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए अभूतपूर्व आंदोलन किए। अग्रगामिनी असल में उसी संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई किताब के पीछे छिपे उस सामाजिक या ऐतिहासिक शिफ्ट को समझ ले, उस कहानी को जान ले, तो उसे कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। मैच द फॉलोइंग के विकल्प खुद ही सही जवाब की तरफ इशारा करने लगेंगे। और यही तो एक विश्लेषक और एक आम पाठक के बीच का अंतर है। संदर्भ ही वो गोंद है जो तथ्यों को आपके दिमाग में चिपकाए रखता है। क्या कमाल का नजरिया है। आज हमने सच में सीमाओं के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा। जी। हमने देखा कि कैसे राजनेता संवैधानिक संशोधनों के जरिए अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं और कैसे परीक्षक अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 324 के जरिए हमारी समझ की परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल। हमने टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी भौतिक सीमाओं को समझा जो रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखी पैदा करती हैं। हमने जाना कि कैसे आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष में स्थापित सीमाओं को तोड़कर 6600 किलोमीटर आगे जा रहा है। और अंत में हमने देखा कि कैसे असम और भारत के महान लेखकों ने अपनी किताबों के जरिए समाज की वैचारिक सीमाओं को तोड़ा। और देखिए, इन सभी विषयों को एक धागे में पिरोने वाली चीज थी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। जब आप इस नजरिए के साथ पढ़ते हैं तो जानकारी का बोझ कम हो जाता है और आप एकदम स्पष्टता के साथ देख पाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगली बार जब सुनने वाले अखबार उठाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपने दिमाग में संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न बना रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा को खत्म करने से पहले हम आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। हाँ, एक पल के लिए समय की सीमाओं के बारे में सोचिए। जी। आज हम जिन घटनाओं को करंट अफेयर्स या रोजमर्रा की भागदौड़ मानकर पढ़ रहे हैं, जैसे 2029 में महिला आरक्षण का पूरी तरह से लागू होना या आर्टेमिस मिशन के तहत इंसान का दोबारा चंद्रमा की सतह पर कदम रखना, आज ये बस खबरें। हाँ, ताज़ा खबरें। लेकिन आज से 50 साल बाद यही खबरें किसी और के लिए इतिहास की सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण किताब का पन्ना बन जाएंगी। सच में आज के अखबार की कौन सी छोटी सी सुर्खी कल के इतिहास के प्रश्न पत्र का सबसे कठिन सवाल बनेगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चीजों के क्यों और कैसे पर सवाल उठाते रहिए और खबरों के पीछे छिपे असली पैटर्न को डिकोड करते रहिए।